अर्पिता और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे प्रमाणित और लोकतांत्रिक नंबर 1 शो दंगल। आज प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल से लेकर असम तक ताबड़तोड़ रैलियां की। पश्चिम बंगाल के सिंगूर से प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी सरकार पर सीधा हमला बोला। घुसपैठ, कानून व्यवस्था, विकास, इन सब पर सवाल उठाए। सिंगूर वही जगह है, याद रखिए, जिसने कभी सत्ता बदली थी। आज उसी जमीन से प्रधानमंत्री मोदी ने बदलाव की बात की। वही असम में प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी सरकार के काम गिनवाए, कांग्रेस पर हमला बोला। असम में चुनौती सत्ता बचाने की, भरोसा कायम रखने की है, इसलिए असम में प्रधानमंत्री का अंदाज बंगाल से बिल्कुल अलग दिखा। प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी पर बंगाल के लोगों से दुश्मनी निकालने की बात कही। उन्होंने कहा कि किसान हो, नौजवान हो, छात्र हो, मछुआरे हो, टीएमसी दुश्मनी उनसे निकाल रही है। घुसपैठियों का मुद्दा उठाकर प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में होने वाले चुनावी माहौल को बदल दिया है। यानी एक तरफ लोगों के सियासी नब्ज को टटोला, तो दूसरी तरफ बीजेपी के विकास के कामों के पन्ने खोले, विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया। इसी मूल मंत्र के जरिए असम और बंगाल में बीजेपी चुनावी मैदान में उतरने वाली है। अब बहस यहीं से शुरू होती है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर बंगाल की जनता पर होगा, या फिर ममता लगातार चौथी बार सत्ता में जगह बना लेंगी। लेकिन ये सवाल असम में पूरी तरह बदल जाते हैं। क्या असम में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटेगी, या फिर कांग्रेस को इस बार मौका मिलेगा? आज इन्हीं सवालों की करेंगे पड़ताल, लेकिन बहस में सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। दो अलग अलग राज्य, लेकिन माहौल एक जैसा, चुनावी दांवपेच भी एक जैसे। कहीं बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस, तो कहीं सीधे ममता बनर्जी और टीएमसी। पीएम नरेंद्र मोदी का चुनावी अभियान अब साफ संदेश दे रहा है कि लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं, सत्ता के बड़े मैदान की है। अब पश्चिम बंगाल भी टीएमसी के महाजंगल राज को विदा करने के लिए तैयार है। पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। 24 घंटों में पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये दूसरी रैली है। वक्त बदला, जगह बदली, लेकिन सियासी हथियार वही रहे, मुद्दा भी वही। बंगाल में घुसपैठियों को लेकर आज भी प्रधानमंत्री उतने ही आक्रामक दिखे जितने कल थे। सिंगूर की जमीन पर ममता सरकार को कटघरे में खड़ा किया। टीएमसी ऐसे गिरोहों को संरक्षण देती है जो घुसपैठियों को सुरक्षा देते हैं, उनके लिए फर्जी डॉक्यूमेंट बनाते हैं। साथियों, समय आ गया है जब घुसपैठ को भी पूरी तरह रोकना होगा। और जो लोग बीते दशकों में फर्जी कागज बनाकर यहां घुल मिल गए हैं, उनकी पहचान करके उन्हें उनके देश वापस भी भेजना होगा। जिस हुगली जिले के सिंगूर में पीएम मोदी ने रैली की, वो कभी बंगाल की राजनीति की प्रयोगशाला कहा जाता था। इसी सिंगूर से ममता बनर्जी के लिए सत्ता के रास्ते खुले। बात 2008 की है, जब ममता की अगुवाई में टीएमसी के विरोध की वजह से टाटा मोटर्स को नैनो कार की फैक्ट्री को सिंगूर से गुजरात के साणंद में शिफ्ट करना पड़ा। तब गुजरात के सीएम मौजूदा पीएम नरेंद्र मोदी ही थे। हालांकि नैनो कार की ये फैक्ट्री साणंद में भी फ्लॉप रही। लखटकिया गाड़ी की रफ्तार हमेशा हमेशा के लिए थम गई। इस बीच 2016 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सिंगूर की जमीन किसानों को वापस कर दी गई। समय का पहिया घूमता रहा। साल 2008 से आज 2026 आ गया है। इस बीच ममता बनर्जी पहली बार 20 मई 2011 को बंगाल की सीएम बनी और पहली बार नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री बने। आज ममता बनर्जी लगभग 15 साल से पश्चिम बंगाल की सीएम है और नरेंद्र मोदी 2014 से देश की कमान संभाले हुए हैं। लेकिन असली सियासी मैदान अब बंगाल है, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। साथियों, बीजेपी के सरकार के प्रयासों से ही
दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने कल्चरल हेरिटेज का दर्जा दिया है। ये टीएमसी वाले दिल्ली में सोनिया जी की सरकार में भागीदार थे, क्या तब ये सब काम नहीं करा सकते थे क्या? क्यों नहीं किए? ये मोदी है जिसको बंगाल के लिए इतना प्यार है, समर्पण है, तब होता है। इधर बंगाल से सटे असम में भी कुछ महीनों में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। असम में बीजेपी लगातार हैट्रिक लगाने की कोशिश में है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चेहरा है पीएम मोदी। इसलिए पीएम मोदी ने असम के कालियाभोर की जनसभा में दावा किया कि आज बीजेपी पूरे देश की पहली पसंद बन चुकी है। जितने भी चुनाव परिणाम आए हैं, उनका जनादेश स्पष्ट है। देश का वोटर आज गुड गवर्नेंस चाहता है, विकास चाहता है। वो विकास और विरासत दोनों पर फोकस करता है। इसलिए वो बीजेपी को पसंद करता है। प्रधानमंत्री ने मंच से बीजेपी की हालिया चुनावी जीत की लिस्ट भी रखी। हाल ही में बिहार में चुनाव हुए, वहां 20 वर्ष बाद भी जनता ने बीजेपी को रिकॉर्ड वोट दिए हैं, रिकॉर्ड सीटें जिताई है। 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र के बड़े शहरों में मेयर और पार्षदों के चुनाव परिणाम आए हैं। वहां की जनता ने पहली बार बीजेपी को रिकॉर्ड जनादेश दिया। इससे पहले दूर सुदूर दक्षिण में केरला की जनता ने बीजेपी को बहुत बड़ा समर्थन दिया है। वहां पहली बार बीजेपी का मेयर बना है। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में आज बीजेपी सेवा कर रही है। इसके साथ ही कांग्रेस पर हमला करना भी नहीं भूले। इन चुनावों का एक और संदेश है। कांग्रेस की नेगेटिव पॉलिटिक्स को देश लगातार नकार रहा है। जिस मुंबई शहर में कांग्रेस का जन्म हुआ था, वहां वो आज चौथे या 5वें नंबर की पार्टी बन गई है। जिस महाराष्ट्र पर कांग्रेस ने सालों तक शासन किया, वहां कांग्रेस पूरी तरह से सिमट गई है। कांग्रेस देश का भरोसा खो चुकी है। तस्वीर साफ है, चाहे बंगाल हो या असम, बीजेपी एक ही रणनीति पर आगे बढ़ रही है। उधर असम में कांग्रेस और बंगाल में टीएमसी का चुनावी कॉन्सेप्ट क्लियर है। चुनावी दंगल का मैदान सज गया है। आज तक ब्यूरो। तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारुफ आपका करा दे, सैयद जफर इस्लाम प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं, स्वयं प्रकाश पुरोहित प्रवक्ता टीएमसी के इस वक्त हमारे साथ हैं, महिमा सिंह प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ हैं, संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन हम दंगल में शुरुआत करें उससे पहले सवाल आज के जो है वो आपके सामने रख देते हैं कि सिंगूर रैली से क्या मोदी ने ममता को सीधी चुनौती दे दी। दूसरा बड़ा सवाल है, इस बार बंगाल में मोदी फैक्टर का जादू या ममता कार्ड चौथी बार चलेगा।
और तीसरा बड़ा सवाल है कि असम में हेमंता का मॉडल चलेगा या फिर कांग्रेस की वापसी होगी। लेकिन शुरुआत मैं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी आपके साथ ही करना चाहती हूं, और इससे पहले कि राजनीति का पूरा अखाड़ा हम शुरू करें और इसमें आरोप और प्रत्यारोप चले, उसमें कुछ बुनियादी चीजें जो मैं आपसे समझना चाह रही हूं, तथ्य के आधार पर जरा उसको सामने रखिएगा। क्योंकि आज सिंगूर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां जहां से सत्ता की शुरुआत एक तरीके से कई कुंजी आपको मिली, वहां 800 करोड़ निवेश के बाद प्रधानमंत्री कर रहे हैं। जिस जमीन को आपने खेती के लिए वापस दिलाया, आज ना वहां खेती है ना फैक्ट्री है। किसानों को अटकाकर सिर्फ आपने सत्ता की फसल काटी है क्या? सीधा सवाल है सर मेरा। नहीं, किसानों को अटका कर सत्ता की फसल काटी है, ये बोलना एकदम गलत है। वो जो आंदोलन था वो गरीब मजदूरों का, जिस तरह से वामपंथी शासन में पश्चिम बंगाल में हुआ था, चासी जो किसान होते हैं उनको मार के उनकी हत्याएं करके जबरन जो भूमि, उसके बाद में जो भूमि आवंटन बिल भी पास हुआ, उसको पास करने के लिए बंगाल की जो पृष्ठभूमि है ये बहुत बड़ा आधार रखती है। इसके बाद में ये बिल पास हुआ है। आपको पता है 2009 के बाद में जब केंद्र में यूपीए 2 की सरकार थी तब ये बिल बना। मगर मुद्दा ये नहीं है कि देखिए पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव है और चुनाव के समय इन्हें पश्चिम बंगाल की याद आ रही है कि यहाँ इंडस्ट्रियल सत्ता में सर इतने सालों से है, आपको याद आई कि नहीं आई? मैं थोड़ा इसी पर रहना चाहती हूँ, राजनीति के इतर सर, उसके लिए मैं पूरा प्लेटफॉर्म अभी ओपन करूंगी, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ सर, सुनिए सर, मैं इसलिए ये सवाल आपसे पूछ रही थी सर, क्योंकि जो अगर आंकड़े देखिए तो करीब 1000 एकड़ जमीन में सिर्फ सर 300 एकड़ पर खेती हो रही है। ना वहां फैक्ट्री लग रही है, ना वहां पर खेती हो पा रही है। आप ये दिखाते हैं कि आप किसानों के हितैषी रहे हैं, किस तरह से आपने उनका हित किया, मुझे ये समझा दीजिए। टाटा को वो जमीन दी गई थी और इसका कानूनी अड़चन है। इसके अंदर में कानूनी अड़चन देखिए, आप सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री बंगाल में आ रही है, कानूनी अड़चन की वजह से आप कह रहे हैं कुछ जगह है। आप मुझे बताइए, सिर्फ एक क्या वही जगह है क्या? पश्चिम बंगाल में बहुत इंडस्ट्री बन रही है, बहुत से काम हो रहे हैं, बहुत मैं बता रहा हूँ सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री आ रही है, सिलिकॉन वैली है, सीमेंट की फैक्ट्री बन रही है। कितनी बातें नहीं सर, आंकड़े मैं अगर आपको एक सेकंड देखिए सर, एक तुलना कर लें अगर असम और बंगाल की, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां पर भी पहुंचे, बंगाल भी पहुंचे, वहां सत्ता वापसी की बात है तो यहाँ एक सत्ता पाने की लड़ाई है। लेकिन सर पिछले अगर 3 वर्षों में सर सुनिए, असम अगर देखिए सर, एक सेकंड सर, क्योंकि मैं बोलने दे रही हूँ सर, आपने कहा, आपने समझा दिया कि वहां किसानों के लिए भला नहीं हो पा रहा है, कानूनी अड़चन है, ठीक है सर। अर्पिता जी, अगर आप एक सवाल पढ़ रही है तो आप मुझे जवाब देने का समय दीजिए। प्रधानमंत्री जी आसाम गए, आसाम में किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है? जिस व्यक्ति को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चोर कहा, उस व्यक्ति के अगेंस्ट में श्वेत पत्र जारी हुआ था, हेमंत बिस्व शर्मा के। तो बंगाल में मैं ये पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में जिसको टीवी चैनल में रुपये लेते हुए पकड़ा गया था, आप ममता बनर्जी को हटा के आप बोलते हैं चलो पलटाने की जो बात कर रहे हैं, पलटा के क्या आप चोर शुभेंदु अधिकारी जैसे लोगों को सत्ता देना चाहते हैं? देखिए ममता बनर्जी ने जो किया है, मेरा क्योंकि देखिए जो पहला मैं सवाल आपसे जानना चाह रही हूँ सर, विकास, अर्थव्यवस्था, इस मुद्दे पर जानना चाह रही थी सर, क्योंकि आप सत्ता में, इसलिए आपसे सरकार आपकी, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ सर। सुनिए, उसी का क्योंकि काउंटर था ना वो, आप आरोप लगाएंगे, उसका जवाब बीजेपी यहाँ बैठी है देने के लिए। मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आपने कहा कि वो जिस जमीन की मैं बात कर रही हूँ, आपने कहा कानूनी अड़चन थी, वहां हो नहीं पाया, चलिए उसको हटाते। मैंने आपसे पूछा निवेश की बात, आपने उस पर कहा हो रही है। लेकिन अगर मैं एक आंकड़ा दूं, असम में पिछले 3 वर्षों में सर करीब 50,000 करोड़ का औद्योगिक निवेश आकर्षित किया है। लेकिन इसके विपरीत अगर आप बंगाल में देखें तो एमएसएमई तो है बहुत, लेकिन उसके अलावा ग्लोबल कॉर्पोरेट हाउस 10 साल में नहीं आया है। क्यों सर, इसके पीछे की क्या वजह है? कैसे नहीं आया? कैसे? इन्फोसिस जैसी कंपनी पश्चिम बंगाल में आ गई है, आप बोल रहे ग्लोबल नहीं आया। इन्फोसिस जैसी कंपनी आ गई है, सिलिकॉन वैली बन रहा है, सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री लग रही है। सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री भारत में सिर्फ 3-4 जगह लग रही है, उस पे कलकत्ता है, ये आपको पता होना चाहिए, और उसपे लाखों रोजगार की उसपे उत्पन्न होंगे। मगर ये एक भ्रमित किया जा रहा है लोगों को कि बंगाल के अंदर में, कि बंगाल के साथ पश्चिम बंगाल का जो बकाया पैसा है वो केंद्र सरकार को देना नहीं है। देश के जो प्रधानमंत्री है वो फेडरल स्ट्रक्चर की बात नहीं करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक के मोड में एनी टाइम 24/7 रहते हैं। अभी चुनाव चल रहा है, वो आते जाते रहेंगे। आज वो जिस तारकेश्वर और ये जो विष्णुगढ़ में जो रेल की जो इन्होंने शुरुआत
की है ना। 2000 में जब ममता बनर्जी रेल मंत्री थी तब ये उन्होंने पास किया था, और आज 2026 में मोदी जी आकर उसका रिमोट से बटन दबा रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य का विषय है। रोजगार केंद्र सरकार, केंद्रीय एजेंसियां, रेलवे में कितनी नौकरियां दी गई है, प्रधानमंत्री जी क्या जवाब फंड का खेल जब आप कहते हैं सर, तो जो आरोप लग रहा है उस पर भी जल्दी से फिर जवाब दे ही दीजिए। वो कह रहे हैं 25 लाख फर्जी जॉब कार्ड पाए गए और इसीलिए फंड रोका गया है। नहीं 25 लाख, अगर आप 25 लाख फर्जी जॉब कार्ड पाए गए हैं, आप 25 लाख तो छोड़ करके बाकी के पैसे दे दीजिए। 52,000 करोड़ रुपया सिर्फ मनरेगा का पैसा बाकी है। आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में भी ऐसी अनियमितता पाई गई, गुजरात में भी पाई गई, मगर मनरेगा और आवास योजना के करीब साढ़े 1 लाख, टोटल 2 लाख करोड़ रुपया बकाया है केंद्र सरकार से, और वो सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी एसएलपी खारिज कर दी। उसके बाद भी ये पैसा नहीं दे रहे हैं और आके सिर्फ आरोप लगाते हैं। आरोप लगाना बहुत ठीक है। जफर इस्लाम साहब, कई सवाल है। आप, मेरा एक सवाल घुसपैठियों को लेकर भी था, क्योंकि आप बार बार घुसपैठियों का जिक्र करते हैं, तो क्या आप अपनी सरकार पर सवाल नहीं खड़े करते? क्योंकि जिम्मेदारी बहुत हद तक आपकी, केवल राज्यों तक ठीकरा फोड़ना क्या सही है? पहली चीज। दूसरा, स्वयं प्रकाश जी जो बात कह रहे हैं, क्योंकि अब फंड के खेल पर भी अगर हम आ गए हैं तो सर दोषियों को आप जेल भेजिए, लेकिन सजा उन करोड़ों आप बंगालियों को क्यों दे रहे हैं जिनको सड़क की जरूरत है, घर की जरूरत है, फंड रोक कर? देखिए, कोई फंड रोका नहीं जा रहा है। आप जरा यूपीए में कितना मिला था और जरा इंडिया में देख लीजिए, जब मोदी जी की सरकार है तो कितना मिला। आंकड़े आपको सब साफ दर्शा देंगे कि कितना पैसा हमने एलोकेट किया। बजटरी एलोकेशन जो हुआ है इनके लिए, स्टेट का एलोकेशन वेस्ट बंगाल के लिए, और कितना यूपीए सरकार ने किया था। बहुत बड़ा अंतर है। हमारी सरकार ने बराबर विकास के लिए सपोर्ट किया, हर वेलफेयर स्कीम को हमने इंट्रोड्यूस किया देश भर में, लेकिन वेस्ट बंगाल में नहीं है। वेस्ट बंगाल में वेलफेयर स्कीम नहीं इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अब आप देखिए ना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री के कई से रिलेटेड कई वेलफेयर स्कीम है, जैसे घर। अरे एक मिनट प्लीज, बीच में मत बोलिए ना। आपके बीच में नहीं बोला, गलत। अरे आप पैसा खा के बैठ गया, उसको गलत बोल रहे हैं। आपको क्या मालूम? नहीं, आप देखिए आयुष्मान भारत स्कीम, भरपूर सवाल पूछ लिए, बीच में नहीं, बीच में बोलिए। आपको अनइंटरप्टेड टाइम मिला, बीच में थोड़ा सा सर। अर्पिता जी, बीच में बोलने का जो है ना, फिर हम भी बीच में इंटरप्ट करेंगे। ये सही तरीका नहीं, इनको बताइए। इनका फीडर डाउन कीजिए, इनको डिबेट अपनी बात पूरी कर लेना, उसके बाद फिर इंटरप्ट करना है। हकीकत यह है कि देश के प्रधानमंत्री ने बंगाल के लिए बराबर दिल खोल के पैसा एलोकेट किया है, लेकिन बंगाल में जो भी पैसा आया वो लूटपाट में चला गया। बंगाल की सरकार जो है वो डेवलपमेंट चाहती नहीं, वहां विकास चाहती नहीं, विनाश चाहती है। बंगाल की सरकार वहां के लोगों को का किसी तरह से भी डेवलपमेंट नहीं करना चाहती, इसलिए कि इसको वोट बैंक चाहिए। वहां घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। आप देखिए पूरे देश में जो है, जो बॉर्डर स्टेट है वहां पर फेंसिंग हो चुकी है। बंगाल एक ऐसा स्टेट है 550 किलोमीटर जहां फेंसिंग नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? बंगाल स्टेट जो है वह ना जगह दे रही है, ना काम करने का परमिशन दे रही है। तो ये बंगाल सरकार की कोशिश रहती है कि घुसपैठिया है उनको वोटर्स बना दो, और वोटर्स बनाने के बाद जीतो। आज जब एसआईआर एक्सरसाइज हो रहा है तो उनको बहुत पेट में दर्द हो रहा है। आप देखिए ना, आप जिस तरह से वो एक आईपैक का काम, आईपैक में ईडी का रेड हुआ एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, वहां भाग दौड़ के अगर मुख्यमंत्री जाए जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में बैठी हुई है तो अपने आप को एक्सपोज करती है। वहां की जनता को सामने अपने आप को एक्सपोज कर दिया ममता बनर्जी ने कि किस तरह से करप्शन हो रहा है, और करप्शन को बचाने का वो काम कर रही है। ठीक है, एक जवाब स्वयं प्रकाश जी, जिसका, क्योंकि ये बार बार आप वो फंड की बात करते हैं, अगर आंकड़े भी देख ले सर, 22 लाख करोड़ का फंड यूपीए गवर्नमेंट में 24 से 14 के बीच में आया, और अभी करीब 84 लाख करोड़ हो गए सर 10 वर्षों में। अगर देखिए 3.8 गुना ज्यादा, फिर भी आप कह रहे हैं पैसे नहीं आ रहे। सुनिए, नहीं आप सुनिए ना, 2017 के बाद आप तो आंकड़े को घुमा रही है। 2017 के बाद जीएसटी चालू हो गया, तो हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स थे उसको आपने कन्वर्ट कर दिया जीएसटी के अंदर में। अब जीएसटी का पैसा तो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, वहां से हम लोगों को डिस्बर्स होता है। ये सिस्टम है, तो इसके पैसे को इसके साथ मत बात करिए। आवास योजना का पैसा, मनरेगा का पैसा वो अलग पैसा है। ये पैसा जो है ये तो स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, ये पैसे के अंदर में डिस्ट्रीब्यूट होती है। आप ये बात कर रहे थे कि ममता बनर्जी गवर्नमेंट ने क्या डेवलपमेंट किया? भाई मेरे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, पर कैपिटल आप कहाँ होते थे, कहाँ बैठ गए? नहीं कहाँ थे आप जीएसडीपी में? आप इतिहास तो अपने देखिए, बंगाल का इतिहास तो देखिए कैसे आपने सर प्लीज सर,
प्लीज सर। कहाँ थे आप बीएलजेपी में, देश भर के इसमें, और आज कहाँ पर है? स्वयं प्रकाश जी को बोलने दीजिए, उनका वक्त है सर, प्लीज। ठीक है, स्वयं प्रकाश जी, आप ये कह रहे फंड नहीं, मेरा एक सवाल ये भी है सर, असम की जीडीपी ग्रोथ 12% के करीब कैसे पहुंच गई? आपकी सिंगल डिजिट ही रह गई सर। हमारी 10% से ज्यादा है। केंद्र सरकार की कितनी है आप पूछिए ना, केंद्र सरकार की कितनी है? हमारी जो यहाँ पे पश्चिम बंगाल में हम सोशल वेलफेयर स्कीम में लक्ष्मी भंडार जब चालू करते हैं, आज मोदी जी आए और वो बोल रहे थे दुर्गा पूजा को यूनेस्को अवार्ड हमने दिलवा दिया। अरे ममता बनर्जी ने जो दुर्गा पूजा पंडालों को 1,10,000 रुपए देती है, उससे लोगों को सहयोग मिलता है। इसका विरोध करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और टीवी चैनल में आकर झूठ बोलते हैं। इनके नेता, इनके मंत्री, इनके प्रवक्ता लोगों को गुमराह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बंगाल के फ्यूचर के बारे में बात की, वहां पर ठीक है, मैं जरा आगे बढ़ रही हूँ। मैं चर्चा में महिमा जी को और संगीत रागी जी को भी जोड़ लूं उसके बाद इसको। हाँ महिमा जी, एक आपका रिएक्शन, कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति नजर आती है? मतलब असम में अगर देखें तो हेमंता का मॉडल चलेगा या फिर कांग्रेस की वापसी होगी? कितनी उम्मीद दिखती है आपको? जय हिंद। अर्पिता, आपने तो बंगाल के बारे में कांग्रेस से सवाल ही नहीं किया, सिर्फ असम के बारे में किया। लेकिन मैं ये जरूर बोल दूं, चाहे बंगाल देख लें आज, या असम देख लें, या बिहार से होते हुए ये बंगाल आए हैं, वो पूरी यात्रा देख लें, आज भारत जो देख रहा है वो मोदी का मगरूर मॉडल है, मोदी का मदचूर मॉडल है। ये अपने अहंकार के मद में जो चूर हैं, ये भूल गए हैं कि आज भारत की जो जनता है वो इस मिजाज में इनसे सवाल कर रही है कि 1-2 रोज का सदमा हो तो सहले फाकिर, 1-2 रोज का सदमा हो तो रोले फाकिर, हमको हर रोज के सदमात ने रोने न दिया। ये हमारे प्रधानमंत्री जो हैं अपनी शोभा यात्राएं निकालते हैं और उसके बाद जाकर के सांप्रदायिकता की आगजनी करने लगते हैं जिन राज्यों में चुनाव आने वाला होता है। बंगाल के अंदर आज जाकर के वो एक अलग भाषा बोल रहे हैं और असम में एक दूसरी भाषा बोल रहे हैं। आपने अपनी रिपोर्ट में बिल्कुल ठीक दिखाया। आज उनसे सवाल ये पूछना चाहिए कि इस देश की सीमाएं आखिर किसके संरक्षण में हैं? वो चीन के साथ बैठक करते हैं, उनकी पार्टी बैठक करती है, कांग्रेस पार्टी की तरफ अपने जो है वो निशानेबाजी करने से पहले इस बात की जवाबदारी करें। ये देश पूछ रहा है। आज चाहे एमजी नरेगा का मुद्दा हो, चाहे एसआईआर का मुद्दा हो, चाहे इंदौर के अंदर जो मौतें हो रही हैं जहरीली दवा से, कहीं जहरीले पानी से, चाहे उसका मुद्दा हो, या उत्तराखंड के अंदर अंकिता भंडारी का मुद्दा हो, सड़कों पर जनता अर्पिता हर जगह उतरी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी इन सवालों के जवाब न देने पड़े इसलिए एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं, अपने अहंकार की बात जवाब देना चाहता हूं, अपनी छाती पीटते हैं और जाकर के बताते हैं कि आने वाले समय में जो भाजपा और किस तरह से सांप्रदायिकता फैलाने वाली है। आज प्रधानमंत्री मोदी को ये बताना चाहिए कि असम के अंदर वो जो चंद महीने पहले वीडियो आया था, आपको भी याद होगा, मुझे तो भली भांति याद है और असम की जनता को याद है, वो जो एआई से वीडियो बना करके भाजपा के हैंडल पर आया था ना, जिसमें एक विशेष सामाजिक समूह, एक विशेष धर्म के लोगों को दिखा करके कहा था कि ऐसा हो जाएगा अगर भाजपा यहाँ नहीं आई तो। ये डर की दहशत की राजनीति करना छोड़ दें, ये विजन की राजनीति करें, ये लक्ष्य की राजनीति, मुद्दों की राजनीति करें। ये लोकतंत्र है। इस के अंदर डर फैला करके। और महिमा जी, इसमें 2 सवाल, क्योंकि मैंने बंगाल इसलिए नहीं पूछा, पिछले चुनाव में सबसे खराब प्रदर्शन रहा कांग्रेस पार्टी का और ऐसे में अस्तित्व बचाने की लड़ाई है आपके सामने। आप कह रहे हैं आप दूसरों की रैली पर सवाल उठाते हैं, तो मेरा ये पूछना है आपसे कि कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या है? केवल राहुल गांधी की रैलियों तक सीमित है मैम? नहीं, बिल्कुल नहीं। अर्पिता, अगर आपको याद हो 2025 संगठन सृजन का साल था। पश्चिम बंगाल के अंदर बहुत पुरजोर तरीके से संगठन सृजन किया गया है, चाहे वो मीडिया डिपार्टमेंट की ओर से रहा हो या संगठन का रहा हो। जमीनी स्तर पर आज कांग्रेस पूरे तरीके से सक्रिय है। आप पिछले टर्म की बात ही क्यों करती हैं? उसके पिछले टर्म की बात कर लीजिए। और आज ये सवाल बहुत ठोस है और आप जैसे जिम्मेदार पत्रकारों को जरूर उठाना चाहिए कि आखिर एसआईआर के बाबत कितने बीएलओज ने आत्महत्या बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा की। बंगाल के अंदर एसआईआर को लेकर के कांग्रेस पार्टी जिस तरह से सक्रिय आज बूथ से बूथ है, इसके बारे में यदि आप अगर लेकिन महिमा जी, मतलब जो मुझे समझ आ रहा है कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी एसआईआर ही रहेगी। आप लोगों के लिए चुनाव हारना या जीतना मैटर करता है या नहीं करता? अगर एक मुद्दा आप उठाती हैं और चुनाव दर चुनाव हार रही हैं, तो क्या फिर भी उसी मुद्दे पर आप बनी रहेंगी? इसमें
आने वाला चुनाव अर्पिता बंगाल के अंदर, असम के अंदर भाजपा बनाम कांग्रेस का चुनाव होने वाला है। मुद्दों की बात मुझे पूछ रही थी महिमा जी, क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी। आप ये कह रही हैं मतलब चुनाव दर चुनाव आप हारते रहिए, एसआईआर का ही मुद्दा आपके लिए होगा। चुनाव का मुद्दा नहीं है, एसआईआर लोकतंत्र का मुद्दा है, एसआईआर हमारे हकों का मुद्दा है। बंगाल के चुनाव के मुद्दे तो बहुत सारे हैं मैम, वो हक आपसे ज्यादा जनता के मारे जाएंगे अगर एसआईआर में ऐसी गड़बड़ी हो रही है, तो जनता आपके साथ क्यों नहीं खड़ी है? मैम बिल्कुल खड़ी है। आप कहाँ कह रही हैं? आप मतलब वो वोट में दिखे ना दिखे, सड़कों पर दिखे, वो चलेगा आपको? आप ये बताइए ना कि सब कुछ जब भाजपा के हाथ में है, पूरा सिस्टम भाजपा के हाथ आप जनता को ये क्यों नहीं समझा पाई, मेरा ये सवाल है मैम। आपके हिसाब से ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, आपके हिसाब से बड़ा घपला हो रहा है, आपके हिसाब से भ्रष्टाचार हो रहा है। आप जब सत्ता से बाहर गई थी तो बीजेपी ये समझाने में सफल रही थी जनता को कि हम विकास करेंगे, और उसी दम पर वो जीत गए। आप ये जनता को समझाने में नाकाम है कुल मिलाकर, लेकिन आप फिर भी इसी मुद्दे पर रहेंगी। यही स्ट्रेटेजी आपकी बंगाल में रहने वाली है। एक मिनट अर्पिता, कतई नहीं। आपको याद दिला दूं अर्पिता जी, मैं जवाब दे दूं क्या? मैं जवाब देना चाहता हूं। अर्पिता, लोकसभा चुनाव में असम के अंदर करीब 13% से ज्यादा का वोट शेयर कांग्रेस पार्टी ने बढ़ाया था। वो तो घपला था ना मैम, वो घपला रहा होगा उस समय भी? नहीं, उस समय मतलब ठीक था। एक मिनट, ये तो घपलों के बावजूद है ना। अच्छा, घपले के बावजूद आप इतनी सीट ले आ रहे हैं, ठीक है। जफर इस्लाम जी, ठीक है मैम जफर इस्लाम जी, जरूर कह देना चाहती हूँ कि जब सब कुछ भाजपा के हाथ में, देखिए ऐसा है, ठीक है, अगर तो भाजपा के हाथ में तो फिर वो आपको क्यों ही जिताएंगे? महिमा जी, मेरा समय है, ठीक है। जफर इस्लाम जी, संगीत रागी जी आ रही है, उसकी तुरंत बात। अर्पिता जी, ऐसा है कि ये कह रहे हैं कि अर्पिता जी ये कह रहे हैं कि बंगाल में कांग्रेस बनाम बीजेपी। मैं तो उनसे कहूंगा पहले आप टीएमसी से निपट लीजिए, उसके बाद इस तरह की बातें कीजिए तो बेहतर होगा। जनता भी आपको देख रही है। आसाम में इनका वजूद खत्म होने वाला है, देश में वजूद खत्म हो रहा है। महाराष्ट्र में इलेक्शन में देख लिए कैसे अभी बिल्कुल वजूद खत्म, इररिलेवेंट हो गए। देश के हर कोने कोने में इलेक्शन होता है और ये कांग्रेस पार्टी जिसके साथ खड़ी होती है वो भी हारती है, और कांग्रेस पार्टी तो हारती है। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अब ये कह रही थी हम जो है मगरूर है, प्रधानमंत्री मगरूर। प्रधानमंत्री देश के लिए, बिल्कुल देश के लिए समर्पित होकर देश हित में, जनहित में काम करते हैं, परिवार के हित में नहीं काम करते हैं। परिवार के हित में नहीं काम करते, इसलिए आपको दुख होता होगा। अगर आप विकास का मॉडल देखिए, एक टाइम था सर जब आपकी पार्टी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती थी, लेकिन हर पार्टी का समय आता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस की पार्टी का समय कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, संगीत रागी, हम ईवीएम पे ठीक है, संगीत रागी जी, ठीक है। जफर इस्लाम जी, मैं संगीत रागी जी को अभी चर्चा में नहीं जोड़ पाई हूँ, ठीक है। संगीत रागी जी, बंगाल के चुनाव के लिए ये घुसपैठ का मुद्दा आपको क्या लगता है, कितना असर डालेगा? जब आप यहाँ पर बात कर रहे हैं किसानों की, यहाँ एसआईआर का मुद्दा, क्या ऐसा मुद्दा है जो बहुत असर डालेगा? और क्या आपको नहीं लगता कि घुसपैठ का मुद्दा उठाकर अपने ही पैर पर कहीं कुल्हाड़ी तो नहीं मार रही बीजेपी? नहीं, देखिए, यदि आपको घुसपैठ का मुद्दा समझना हो तो आप बीएल संतोष जी के और अमित शाह जी के बयानों को और प्रधानमंत्री तीनों के बयानों को डॉट को आप मिला करके देखिए। बंगाल में घुसपैठ का और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का जीतना भारत के सभ्यतागत प्रश्न है, सिविलाइजेशनल क्वेश्चन है। यदि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती है तो जिस प्रकार से बंगाल का इस्लामीकरण पिछले 7 दशक के अंदर हुआ है, बंगाल बांग्लादेश के रास्ते पर चल पड़ा है, उसे बंगाल को बचाना है। नहीं तो बांग्लादेश में जो हो रहा है वो पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में ऑलरेडी होना शुरू हो चुका है। दूसरी बात गंभीरता से कह रहा हूं, पश्चिम बंगाल के इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में बातचीत चल रही थी। पिछले 5 साल में, यानी 2024 से 2019 से यदि आप ले लें तो कोई 2300 कॉरपोरेट कंपनियां जो हैं अपने ऑफिसेस को और लीगल डिपार्टमेंट को वहां से शिफ्ट करके महाराष्ट्र चली गई हैं, गुजरात चली गई हैं, अन्य प्रदेशों में चली गई हैं। यदि ममता बनर्जी के पूरे समय काल को ले लें तो कम से कम 6800 कंपनियां अपने कॉरपोरेट ऑफिसेस को शिफ्ट कर रही हैं। क्यों शिफ्ट करती हैं? वे कौन से ऑफिस हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूं कि सारे इंडस्ट्रियल लॉकआउट्स हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि ममता बनर्जी के कुशासन इतना है, लॉलेसनेस उतना है, या जिसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्लाइमेट इतना खराब कर दिया है कि वहां पर कोई भी कंपनी अपने आप को सेफ नहीं महसूस करती है। 6800, जिसमें से 100 से ज्यादा कंपनियां जो है स्टॉक एक्सचेंज में जो रजिस्टर्ड कंपनियां थी। कांग्रेस पार्टी पर हम जरा इसलिए वहां पर बहुत आवश्यक है। सबने घुसपैठियों को, आप समझ रहे हैं, आज प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा
घुसपैठ में सिर्फ बांग्लादेशी मुसलमानों के सवाल का नहीं है, ये वहां की सभ्यता पर प्रहार करेंगे, वहां की संस्कृति पर प्रहार करेंगे, वहां की बोली भाषा और फिर उसकी राजनीतिक झलक भी मिलेगी। ममता बनर्जी आज उनके सामने समर्पण की मुद्रा में क्यों है? इसलिए समर्पण की मुद्रा में है कि वही ममता बनर्जी जो लोकसभा के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर पेपर फाड़ करके आसन के खिलाफ फेंक देती थी, उनका अमर्यादित व्यवहार था, वही ममता बनर्जी आज अपनी राजनीतिक बंधक के तौर पर काम कर रही हैं। मुस्लिम वोट 20%, 22%, 24% उनके लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि उनको लगता है कि हम 22% से स्टार्ट करते हैं। 143 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां हमारी इस प्रकार का है कि हम उनका वो यदि कुछ हमारे साथ खड़े हो जाते हैं तो हमारे जीत का आंकड़ा बहुत आसानी से साफ हो जाता है। दूसरी बात, आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। 10 सेकंड जो आप घुसपैठियों का जो मुद्दा उठा रहे हैं, मुझे जरा ये बताइए, पर्याप्त कानूनी और सैन्य शक्ति केंद्र सरकार के पास है, बावजूद इसके ये नैरेटिव सेट करना कि राज्य की ही जिम्मेदारी है, हम कुछ कर नहीं पा रहे। सर, ये तो आप भली भांत इससे अवगत होंगे कि क्या कानूनी उनके पास सुविधाएं हैं, क्या सैन्य शक्ति है, 50 किलोमीटर भीतर तक अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया गया है, राज्य सरकार की क्या भूमिका है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो केंद्र की बनती है ना, लेकिन सिर्फ क्या ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है, देखिए राज्य की वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं। देखिए जरा इस चीज को समझ लीजिएगा, इंद्रजीत गुप्त की जब यूपीए की सरकार थी, ये नहीं, उससे पहले ज्वाइंट यूनाइटेड फ्रंट की जब सरकार थी, उस समय इंद्रजीत गुप्त जो थे वो क्या थे? गृह मंत्री थे, वो सीपीआई के थे। संसद पटल पर उन्होंने कहा कि 1 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठी आ गए, भारत में रह रहे हैं। केपी इनके जायसवाल जी साहब थे, जायसवाल जी कानपुर के सांसद थे, मंत्री थे, वो भी होम मिनिस्टर थे, स्टेट मिनिस्टर थे। उन्होंने आंकड़ा दिया, 25 साल में वो आंकड़ा कितना बदल गया है, ये हमारा अध्ययन तो नहीं है। दूसरी बात, यानी कि ये बहुत इस सरकार के आने से बहुत पहले से पहले है। देवकांत बरुआ हुआ करते थे जो कहते थे कि अली और कुली के सहारे हम सत्ता। कितनी बार मैंने कहा, 1997 में टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट आई थी जिसमें बांग्लादेश के अंदर कहा गया था कि 123 ऐसे विधानसभा हैं जहां पर वो 20% से लेकर के 50% की स्थिति में आ गए हैं। ये घुसपैठियों के कारण हुआ है। जनरल एसके सिन्हा की रिपोर्ट आई थी, वह भी आसाम के सिलसिले में कह रहे थे कि एक्सेप्ट फॉर द लोअर ब्रह्मपुत्र वैली, पूरा आसाम जो है वो बांग्लादेश में लगा है। ये संगीत रागी जी, मैं उस चीज पर बात कर रही हूँ जिसके लिए बार बार बीजेपी कहती है कुछ ऐसा एरिया है जहां पर जमीन अधिग्रहण वाला मामला बन नहीं पा रहा, वहां जमीन नहीं दे रही है। अगर सर अनुच्छेद 355 का उपयोग, सर देखिए, यदि राज्य सरकार जानबूझकर सीमा सुरक्षा या राष्ट्रीय महत्व के कार्यों में बाधा डालती है तो केंद्र सरकार के पास अनुच्छेद 355 के तहत हस्तक्षेप वो कर सकती है, जो केंद्र को राज्य की बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी की रक्षा करने की शक्ति देता है। फिर आप उन शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते और सिर्फ अगर आप रैलियों में इस बात का जिक्र करने लग जाएं कि देखिए घुसपैठ का मुद्दा बहुत गंभीर है, आप कर क्या रहे हैं? ये सवाल नहीं उठेगा क्या बीजेपी से? और फिर इसको, इसीलिए मैं ये पहला सवाल पूछ रही थी कि क्या घुसपैठ का मुद्दा उठाकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है बीजेपी? अर्पिता जी, एसआईआर जब हो रहा है उसमें बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, उसमें तो इतना बवाल मचाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में वकीलों का एक गिरोह लेकर के चला जाता है और रोज एक बड़े नहीं मुद्दे कितने बता रहे तो आसाम में 450 प्लस ही अभी तक केवल CA वापस भेजे जा पाए घुसपैठी। जब इतना बड़ा घुसपैठियों का मुद्दा है और आप कह रहे हैं इतने से मतलब पूरी डेमोग्राफी बदल जा रही है अगर सर, तो फिर और संख्या तादाद क्यों नहीं बढ़ रही है घुसपैठियों को वापस भेजने की? नहीं, पिछले इतने साल से आप सरकार में और अभी भी होगा, मतलब बीजेपी के लिए अभी भी उनको छूट दे दी जाए कि अभी करेंगे। अर्पिता जी, बहुत देर समय दिया है आपने इन्हें। सारे कांग्रेस के सारे पापों को बारी बारी से ही भारतीय जनता पार्टी धोएगी ना। ठीक है, आप सीएए के मुद्दे पर शाहीन बाग खड़ा कर देते हैं। जिस दिन ये होगा कि इनका रजिस्ट्रेशन कराओ और 70 से 1975 के बाद से IMDT एक्ट के पहले से यदि सारे बांग्लादेशी घुसपैठियों को, चाहे वो 4 जनरेशन तक क्यों नहीं है, उनको सबको पकड़ करके बंद करके वहां से बाहर फेंको, देश में बवाल मचेगा। कोई चीजें धीरे धीरे कहा जाता है, धीरे धीरे सब काम करेंगे और नरेंद्र मोदी के जमाने में ही होगा। नहीं कर पाएंगे क्योंकि बांग्लादेशीकरण ममता बनर्जी ने कर देखा है पश्चिम बंगाल का। ठीक है सर,
स्वयं प्रकाश। देखिए क्या है, ये जो संगीत रागी जी जो बोलते हैं ना हर डिबेट पे आकर के, इन्होंने अभी जो जैकेट पहनी है ये कौन से दर्जी ने बनाई है, हिंदू है कि मुसलमान है, इनको नहीं पता है, मगर टीवी चैनल में आके हिंदू मुस्लिम का नफरत का बीज इनको बोना है। अगर आपसे गृह मंत्रालय नहीं संभला जा रहा है, अगर घुसपैठ आपसे रोकी नहीं जा रही है, जो घुसपैठ नहीं, सुन लीजिए, संगीत जी प्लीज। और दूसरी चीज स्वयं प्रकाश जी, अब इसमें इस तरह की बात लाने का क्या मतलब बनता है कि आपने कहां से कपड़ा पहना है, वो उसने हिंदू ने बनाया, मुसलमान ने बनाया, वो अभी तक हिंदू मुसलमान लाए नहीं, आप जबरदस्ती हिंदू मुसलमान यहाँ पर डाल दे रहे हैं। सर इसका मतलब ये है कि आपको सूट कर रहा है हर जगह हिंदू मुसलमान, आप भी तो कर रहे हो। संगीत रागी जी बोलते हैं, स्वयं प्रकाश जी प्लीज। नेता बोलते हैं, सुनिए ना, आपके घर में जब आग लगेगी, जो पेट्रोल जो पानी से बुझाने आएगा, वो आग वाला हिंदू है कि मुस्लिम है भाई? अरे एक सेकंड, दोनों लोगों की आवाज कम कीजिए, दोनों लोगों की आवाज जरा कम कीजिए। स्वयं प्रकाश जी, यहाँ अभी तक इस चर्चा में हम विकास, अर्थव्यवस्था, घुसपैठ, गंभीर मुद्दों पर बात कर रहे थे सर, कर रहे थे ना सर? कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे सर? कर रहे थे ना स्वयं प्रकाश जी? स्वयं प्रकाश जी थोड़ी सुनने की क्षमता रखिए। मुद्दे का जवाब है क्या? ये मुद्दे का जवाब नहीं हो जाएगा ना, आपको जवाब देने के लिए मैं बोल रही हूँ। आप ये बता रहे हैं कि इन्होंने पहले पता कीजिए कि जो स्वेटर पहना है वो मुसलमान ने बनाया कि हिंदू ने बनाया। ले आते हैं आप हिंदू मुसलमान चर्चा में, फिर कहते हैं वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, फिर कहते हैं हर चर्चा में हिंदू मुसलमान होता है। कौन कर रहा है सर? घुसपैठ का जवाब हिंदू मुस्लिम कैसे होगा? घुसपैठ का मतलब घुसपैठ। अरे आप कर रहे हैं, मैं घुसपैठ का सवाल पूछ रही थी महाराज, और आप उसमें हिंदू मुसलमान घुसेड़ दिए। रुक जाइए सर, स्वयं प्रकाश जी प्लीज मत कीजिए, हिंदू मुसलमान मत कीजिए सर। देश पे विभाजनकारी शक्तियां घुसपैठिया बोला था, संगीत जी रुकिए। हिंदू मुसलमान किया। स्वयं प्रकाश जी समय बर्बाद कर रहे हैं। मुझे दो मेहमान और भी बोलना चाह रहे हैं, अकेले आप ही नहीं, और मैं आप ही को ये समझाती नहीं रहूंगी। मैं दोबारा से आपके पास आऊंगी जब आप घुसपैठ पर बात करना चाहेंगे, बजाय इसके कि उसको हिंदू मुसलमान रंग चढ़ाएं आप। ठीक है महिमा जी, एक रिएक्शन आपका। मत कीजिए हिंदू मुसलमान सर, नहीं आई थी अभी तक चर्चा में हिंदू मुसलमान की बात, आप ले आ रहे हैं जबरदस्ती। वो घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे हैं, आप हिंदू मुसलमान ले आ रहे हैं सर। ये कौन है? ये कौन है? ये आरएसएस की संघ विचार। अरे आप सर, आप क्यों बताने बैठे? मैं क्या चर्चा संगीत रागी पर कर रही हूँ कि वो आरएसएस से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े? ये चर्चा नहीं है ना सर, नहीं है ये चर्चा स्वयं प्रकाश जी। चलिए आवाज कम कीजिए सर, जब मुद्दे नहीं होते हैं ना तो इंसान इधर ही दाएं बाएं झांकता है, जो आप कर रहे हो। ठीक है स्वयं प्रकाश जी और संगीत रागी का आवाज कम कीजिए, क्योंकि ये चर्चा का स्टैंडर्ड नहीं है ना। महिमा जी, उसके बाद जफर इस्लाम साहब। अनम्यूट कर लीजिए मैम। मेरी आवाज मिल रही है आपको? बोलिए। जी 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 जी, मैं बड़े गौर से जो है जो विश्लेषक नाम के साथ छलावा आपके शो पर हो रहा है, और तमाम टीवी चैनल्स पर होता है, आपके शो का सिर्फ दोष नहीं है इसमें। ये विश्लेषक नाम मत रखिए प्लीज। विश्लेषक एक न्यूट्रल बॉडी है। ये जो विश्लेषक के नाम पर धोखा करते हैं और भाजपा का एंडोर्समेंट करते हैं, ये गलत है। ये आपके व्यूअर के लिए एक तरह का छलावा है। अब दूसरी बात, बड़ी अहम बात नक्सल लोग आकर के टेलीविजन पर बैठ करके बातें करते थे कांग्रेस के पक्ष में, चर्चा मैं नहीं करूंगी संगीत जी, मैं ऐसे चर्चा नहीं करूंगी। आप इनको मौका दे दीजिए, जब इनका हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, जब इनका हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। ये धोखेबाज, ये विश्लेषक के नाम पे जो धोखेबाज बैठे हैं, इनका हो जाए तो मुझे ठीक है मैम। देखिए हर इंसान का अपना ओपिनियन होता है, एक राजनीतिक विश्लेषक भी किसी एक पक्ष को रख सकता है, वो उसके सोचने का तरीका है, इसलिए उनको आप कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता भी हैं जो नेता का चोला ओढ़े रहते हैं, लेकिन जनता के बारे में ठन्नी नहीं सोचते हैं, बट नहीं बोलते हैं ना मैम हम लोग भी। देखिए ना, मैं तो इतना कह रही हूँ, आप बिल्कुल इस देश के नागरिक, सुनिए, इस देश के नागरिक होने के नाते, और एंड ही इज एंटाइटल्ड टू हिज व्यू, लेकिन सुनिए इनको। संगीत जी प्लीज मत लीजिए दिल पर सर। ये देखिए, ये व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं भाजपा सपोर्टर, भाजपा के समर्थक लिखकर लाइए इनको, और भाजपा से आज एक उत्तर लीजिए अर्पिता, बहुत आवश्यक है। आपके शो पर जो चर्चा हो रही है, भाजपा के प्रवक्ता से ये सवाल पूछिएगा, भाजपा के प्रवक्ता से ये सवाल पूछिएगा, उत्तर लीजिएगा। भाई शेख हसीना का क्या स्टेटस है? 2 साल होने को आ रहे हैं, हमारे देश में बैठी हुई हैं, बांग्लादेश और भारत के ये इस तरह से चर्चा करवाएंगे अर्पिता? आज तक तरह से चर्चा करवाने जा रहा है अर्पिता जी। शेख हसीना को लेकर के, बांग्लादेश को लेकर के, ये जो घुसपैठियों के झूठे आरोप लगाने वाली सरकार है कांग्रेस पार्टी ने, मतलब महिमा जी आप ये कह रही है घुसपैठी नहीं है?
सुनिए ना, ये आप बिल्कुल नहीं, सुनिए आप किसके अर्पिता, सपोर्ट में हैं? आप घुसपैठियों का सुनिए ना, सपोर्ट कर रही हैं? आप ये कह रही हैं कि देश में घुसपैठिए नहीं है, या आप ये कहती हैं घुसपैठियों पर एक्शन होना चाहिए पर बीजेपी नहीं ले रही है? एजेंडा साफ करना पड़ेगा ना मैम। आपको एक बड़ा रोचक आंकड़ा याद दिलाती हूं, क्योंकि पता तो सभी को है। हाँ। इस देश के अंदर से 90 करोड़ घुसपैठिए कांग्रेस सरकार ने, यूपीए सरकार ने वापस भेजे। भाजपा ने कितने भेजे? संसद के पटल पर उत्तर दिया मात्र 2500 के आसपास। ये भाजपा सरकार जो आज जिनके संरक्षण में सीमाएं हैं इस देश की, वो इस तरह की बातें ना करे। बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध खराब हुए, भाजपा को कानो कान खबर न थी, इस देश की केंद्र सरकार को कानो कान खबर नहीं थी। इंटेलिजेंस एजेंसियों के द्वारा किया जाने वाला काम जो इस सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उस पर सवालिया निशान खड़े हुए। आज शेख हसीना भारत में है और उनकी पार्टी अवामी लीग दिल्ली और बांग्लादेश में अपनी गतिविधियां कर रही है। मैं नहीं कह रही, बांग्लादेश की सरकार कह रही है, लेकिन भाजपा सरकार इस पर उत्तर नहीं देती। फॉरेन मिनिस्ट्री से, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से इस पर उत्तर आता है कि इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। तो आज बताइए कि इस देश के अंदर सवाल ठीक है मैम, थोड़ा एक आंकड़ा आपका मैं सुधार दूं। आपने करोड़ बोल दिया था, आपने करोड़ बोल दिया था। 90 करोड़, 90,000, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आई स्टैंड करेक्टेड। 82,000 हमने 82,000 90,000 82 से 88,000 के करीब, और ये क्रेडिट जाता है। आपने इतने लोगों को वापस भेजा, उसमें करोड़ नहीं है, उसको मैं थोड़ा क्लियर करना चाह रही थी। और बाकी जफर इस्लाम साहब, ठीक है, और 2500 में कितना अंतर है? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है मैम। सवाल बनता है आपका, बिल्कुल वाजिब सवाल है बीजेपी से सवाल। जफर इस्लाम जी सवाल उठेंगे ना, उन्होंने करीब 80,000 के ऊपर घुसपैठियों को वापस भेजा। आप उनसे ज्यादा ये मुद्दा उठाते हैं। आपकी जब आंकड़े अगर देखने बैठी है तो फिर आप क्यों नहीं वापस भेज पा रहे? कि यहीं पर उनको बिरयानी खिलाने का इरादा है? देखिए ऐसा अर्पिता जी, पहली बात कि जो शेख हसीना के बारे में कह रहे थे, देखिए फॉरेन पॉलिसी के बारे में मैं यहां टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। देश का फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उस बारे में बात करता है। मुझे नहीं लगता है कि हम लोग को उस पर चर्चा करनी चाहिए, इसलिए कि बहुत डायनेमिक सिचुएशन रहता है और उसमें कोई टीका टिप्पणी किसी का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। सरकार जानती है, सरकार हर पहलू जानती है और कैसे कदम उठाना चाहिए देश के हित में, वो सब लोग जानते हैं। देश की हर जनता जानती है कि देश की सरकार देश हित में ही फैसला लेगी, इसलिए उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। जहां तक घुसपैठियों का सवाल है, ये पूरा एसआईआर एक्सरसाइज चल रहा है ना अर्पिता जी, इसका आपको आदरणीय गृह मंत्री जी ने क्या कहा, इससे डिटेक्ट हो जाएंगे। ये पॉलिसी प्रोसेस है। नहीं तो ये आप कह रहे ना, आप वहां पर जाके कुछ करें तो आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करने लगेंगे। तो ये प्रोसेस है, डिटेक्ट हो रहे हैं, डिपोर्ट भी होंगे। फिर ये आंकड़े नहीं बता पाएंगे। आज सिर्फ डिटेक्शन जो हो रहा है, और फिर जब डिपोर्ट होंगे ना तो ये आंकड़े, ये 88,000 का आंकड़ा, ये चुप हो जाएंगे, इनको चुप्पी लग जाएगी। बहुत जल्दी वो दिन आने वाला है जब डिपोर्टेशन शुरू होगा, तो यही लोग जो आज 80,000 का आंकड़ा बोल रहे हैं, यही लोग हमारे आप एसआईआर ला रहे हैं। आप कह रहे हैं एसआईआर एक प्रक्रिया के तहत हम चिन्हित करेंगे, उसके बाद हम घुसपैठियों को वापस भेजेंगे। सर ऐसी कोई प्रक्रिया यूपीए गवर्नमेंट में नहीं की गई। एसआईआर हुआ उनके वक्त पर भी, लेकिन वो इस प्रोसेस के अकेले भरोसे नहीं बैठे रहे सर। 80,000 से ज्यादा वो वहां डिपोर्ट कर देते हैं, वापस भेज देते हैं। आपका आंकड़ा सर 2500, उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि हम घुसपैठियों को हटाएंगे, भगाएंगे। आंकड़े आपके पक्ष में नहीं है सर। हाथी के मतलब कहने और करने में अंतर है सर, सीधा यही दिख रहा है। घुसपैठियों का मुद्दा जो है हम लोगों ने उठाया है, उस वक्त भी हम लोगों ने उठाया तो आज भी हम उठा रहे हैं। ये घुसपैठियों का मुद्दा हमारे लिए प्राथमिकता के तौर पे है। हम घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करेंगे, हमारे देश के रिसोर्सेज पे कोई हक नहीं होना चाहिए, और निकालने का काम हम करेंगे। स्वयं प्रकाश, ये तरीका नहीं है सर, ये पूरा मैं आऊंगी आपके पास, धैर्य रख लीजिए थोड़ा सा, ये बात फ्री में आता है। नहीं, ये पूरा जफर इस्लाम जी, आप ये कह रहे हैं, नहीं एक सेकंड जफर इस्लाम जी, आप ये कह रहे हैं कि ये प्रोसेस है जिसके लिए लगभग 10 साल आपने दिया, अब आप एसआईआर लाए हैं, अब घुसपैठियों को चिन्हित करेंगे, अब घुसपैठियों को वापस भेजेंगे, क्योंकि आंकड़े सर 80,000, लगभग 2500 सर, ये तो मतलब आम जनता भी देख सकती है, समझ सकती है, फिर वो क्या सोचेगी? है ना, ये 11 साल नहीं, कोई इनिशिएटिव जब हमने लिया है, मतलब तो इतने उसके साल लग बाद गए जब ये प्रोसेस खत्म हो जाए तब ये कंपेयर कीजिएगा कि आंकड़े नहीं देखिए, 11 साल में ये 2500 वापस भेज पाए। अपोजिशन के लोग है ना, उनकी सरकार की मानसिकता देखिए, ये अपीसमेंट की पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स ऑफ अपीसमेंट।
पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस नहीं, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट नहीं, परफॉर्मेंस की तो बात हो रही है, आप फिर कहीं ले गए। मैं यही तो कहती हूँ, परफॉर्म नहीं हो पा रही, सिर्फ बात कही जा रही है कि घुसपैठियों को बाहर करेंगे, घुसपैठी भारत के लिए कितने नुकसानदायक है, वापस आप भेज ही नहीं पा रहे हैं सर। आज घुसपैठिए भी देश में आने में डर रहे हैं, इसलिए कि नहीं देखिए, आज भी घुसपैठिया देश में आने में डर रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार उसको सख्ती से निपट रही है। लेकिन आपको जब ये एसआईआर एक्सरसाइज होने दीजिए, उसके बाद आपको घुसपैठियों के नंबर देंगे, कितने डिपोर्ट हुए, कितने डिटेक्ट हुए, कितने डिपोर्ट हुए, इसके बाद बात कीजिएगा। आज आप पुरानी सरकार के छोटे से अचीवमेंट को, बहुत सारे आंकड़े जो है आपको एक दिन में ये ध्वस्त हो जाएंगे इनके आंकड़े। यानी सर अभी भी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मैं इसीलिए बार बार सवाल पूछ रही हूँ कि घुसपैठी का मुद्दा बार बार, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, हर कोई उठा रहा है, लेकिन आंकड़े आपके फेवर में नहीं है। बहुत सारे सवाल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है, वहां भी नहीं है, इसलिए सवाल था कि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों नहीं मार रहे हैं। 550 किलोमीटर का फेंसिंग ने बंगाल की सरकार क्यों नहीं करने दे रही? सर उसके लिए अथॉरिटी है तो आपके पास। सर मैंने अभी बताया आपको, अभी संगीत रागी साहब को मैंने समझाया, ये तो बस वही वाली बात है ना सर। आप मूंद कर बैठे हैं और कहेंगे कुछ दिख नहीं रहा, तो कैसे चलेगा सर? मैं छोटा रिएक्शन सबसे ले लूं, आखिरी समय बचा है। स्वयं प्रकाश जी समझ गए सफर जी। देखिए ये जो मुद्दा है ना, ये जो मुद्दा है भाई साहब उठा रहे हैं। आसाम में डिटेंशन सेंटर में करीब 19 लाख लोग डिटेंशन सेंटर में बंद है, जहां एसआईआर की प्रक्रिया नहीं हो रही है मगर बंद है, और 12 लाख हिंदू है। जो मेरे भाई संगीत रागी है, जो दिन भर हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, उनको ये पता, और उन 12 लाख हिंदुओं के बारे में ये कभी नहीं सोचते हैं। वो 12 लाख जो हिंदू है, वो क्या इस देश के नागरिक नहीं है? वो क्यों जेल में बंद है? क्या कानूनी प्रक्रिया की वजह से उनको जेलों में डाल दिया गया है, ठूस दिया गया है? ये चीज पश्चिम बंगाल में हमारी नेत्री ममता बनर्जी नहीं होने देगी। इसी बात की तो लड़ाई है। ये भी आपके पास डेटा है क्या कि बंगाल में कितने आपके पास वहां पर डिटेंशन सेंटर्स में है? आपका बस बंगाल में डिटेंशन देखिए, एक सेकंड सो क्या बोल रहे हैं स्वयं जी? आपका बस चले नहीं आप कह रहे वहां का आंकड़ा है, वहां कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं? डिटेंशन सेंटर बना है कि नहीं बंगाल में? वहां है कि नहीं है? नहीं डिटेंशन सेंटर नहीं, यहाँ थाने काफी है। अगर कोई आदमी अपराध करता है उसकी सजा जेल में है। ठीक है, केंद्र सुन लीजिए समझ गई। पहले जवाब सुन लीजिए, ऐसे भागिए जवाब सुन लीजिए। एडमिशन सेंटर बना रहे हैं, जब जनधन योजना एडमिशन के लिए सेंटर, और हम उसको ध्वस्त कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। जल्दी बोलिए। जनधन जब योजना चली, आधार कार्ड जो इन्होंने प्राइवेट एजेंसियों को देके बनवाया, केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार नहीं थी, नरेंद्र मोदी की सरकार थी। 2016 और 17 में संगीत रागी और भाजपा के प्रवक्ता से पूछिए, संगीत रागी जल्दी छोड़ा करके इन्होंने आधार कार्ड बनवाया, तो वो आधार कार्ड की जिम्मेदारी ममता बनर्जी की नहीं है, केंद्रीय सरकार की है। ठीक है स्वयं प्रकाश जी, ओके सर। संगीत रागी जी ठीक है। अरे सर आपका एक बार स्पीकर शुरू होता है वो रुकते नहीं है। स्वयं जी प्लीज सर। संगीत रागी जी 30 सेकेंड है मेरे पास, बस एक छोटा सा कमेंट संगीत रागी जी। देखिए 10 सेकंड देखिए दो प्लीज देखिए आसाम और पश्चिम बंगाल के अंदर जो बाहर से आए हिंदू हैं बांग्लादेश से, वो घुसपैठिए नहीं है, वो इस्लामिक आतंकवाद के पीढ़ी हैं। उनको संरक्षण देना हमारा नैतिक दायित्व बनता है, पूरा दायित्व बनता है। और जो मुस्लिम वहां से आए हैं वो दरअसल घुसपैठिए हैं जो भारत की डेमोग्राफी को चेंज करना चाहते हैं। हमको भगाना ये भी हमारा नैतिक और सामाजिक दायित्व और राष्ट्रीय दायित्व बनता है। और कांग्रेस के प्रवक्ता के लिए सिर्फ इतना कहूंगा, थोड़ा पढ़ लिख करके आया करें, व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। व्यक्तिगत टिप्पणी वही करता है जो पढ़ लिख करके नहीं आता है। एंडरसन को मत भूलिए कि भोपाल ट्रेजेडी में किस प्रकार से कांग्रेस के प्रधानमंत्री का। ठीक है, फिलहाल घुसपैठिए का जो मुद्दा है ये एक बड़ा मुद्दा लग रहा है, लेकिन क्या जनता इसी मुद्दे पर एक मौका देगी बीजेपी को? इस पर कितनी जीत कितनी हार, किसकी जीत कितनी हार, ये देखना दिलचस्प होगा।